दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की खोज कब हुई थी? सच कहूं तो भारत की खोज कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि जो चीज कभी खोई ही नहीं उसे भला खोजा कैसे जा सकता है। भारत तो हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता है, जहां पहले से ही एक बेहद विकसित संस्कृति, व्यापार, विज्ञान और ज्ञान मौजूद था। लेकिन हमारी इतिहास की किताबों में अक्सर ये बताया जाता है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिथक के भीतर गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो यहाँ सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या वास्को डी गामा ने वाकई भारत को खोजा था? इसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। 20 मई 1498 को जब वो केरल के कालीकट पहुंचा तो उसने कोई नया देश नहीं ढूंढा था। जैसा कि हमने बात की, भारत तो पहले से ही दुनिया के व्यापार का एक बहुत बड़ा और धनी केंद्र था। वास्को डी गामा ने बस यूरोप से भारत तक आने का एक नया समुद्री रास्ता स्थापित किया था। और आपको बता दूं, इसी यात्रा के बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार तेज हुआ और आगे चलकर इसी रास्ते से उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। अब जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 15वीं शताब्दी का यूरोप और हमारा पूर्व। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ यूरोप था, जहां जमा देने वाली भयानक सर्दियां पड़ती थीं। उनकी खाने की मेज पर बेस्वाद उबला हुआ या नमक में लपेटा सूखा मांस रखा होता था, जो अक्सर सड़ने लगता था। और दूसरी तरफ था भारत, मसालों के व्यापार का एक शानदार धड़कता हुआ वैश्विक केंद्र। यूरोप को अपने मांस को सड़ान से बचाने और उसमें थोड़ा स्वाद लाने के लिए काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे जादुई मसालों की सख्त जरूरत थी। उनके लिए ये मसाले सच में सोने से कम नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी ही जरूरत थी तो वो सीधे भारत क्यों नहीं आ जाते? असल में ये इतना आसान नहीं था। सदियों से अरब के व्यापारियों ने मसालों के इन रास्तों पर अपना तगड़ा दबदबा बना रखा था और वो भारी टैक्स वसूलते थे। जमीनी रास्ते से जाना भी लगभग नामुमकिन था, क्योंकि बीच में उस्मानिया साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर की एक बहुत विशाल और मजबूत दीवार खड़ी थी। इसी जियोपॉलिटिकल नाकाबंदी ने स्पेन और पुर्तगाल के शासकों को इतना बेचैन कर दिया कि उनके पास खूंखार और अनजान समंदर के रास्ते तलाशने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। और इसी मजबूरी का नतीजा था 8 जुलाई 1497 का वो दिन, पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह। वहां भीड़ तो थी, लेकिन कोई जश्न नहीं मना रहा था। किनारे पर खड़े हजारों लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इन नाविकों को सीधे मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। समंदर का खौफ ही कुछ ऐसा था। जरा सोचिए, 10 साल पहले बार्थोलोमेओ डियाज जैसा मशहूर और अनुभवी नाविक भी जिन तूफानों से डरकर लौट आया था, वास्को डी गामा बिना किसी सटीक नक्शे के उन्हीं लहरों से टकराने निकल पड़ा था। और लोगों का वो डर बेवजह नहीं था। ये समुद्री यात्रा कोई सैर सपाटा नहीं थी। अटलांटिक महासागर में लहरें 10-10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची उठ रही थीं। कड़कती बिजली और तूफानी हवाओं ने जहाजों के पालों को फाड़कर चीथड़े कर दिया। लेकिन सबसे भयानक था स्कर्वी रोग। ताज़ा खाना ना मिलने की वजह से नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत सड़कर गिरने लगे। वो शानदार लकड़ी के जहाज सचमुच में तैरते हुए अस्पताल और मुर्दाघर बन गए थे। हालात इतने बदतर हो गए कि हताश और परेशान दल ने वास्को डी गामा के खिलाफ ही बगावत कर दी। जब उन हताश नाविकों ने घुटनों के बल गिरकर वापस लौटने की भीख मांगी, तो आपको क्या लगता है वास्को डी गामा ने क्या किया? उसने अपना सबसे खूंखार रूप दिखाया। उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण उठाकर सीधा समंदर में फेंक दिए और चीख कर बोला कि अगर किसी ने भी वापस जाने की बात की तो ये समंदर ही उनकी सामूहिक कब्र बनेगा। ये घटना साफ दिखाती है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस हद तक जुनूनी या कहें तो सनकी हो चुका था। उसने उस बगावत को बेहद बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन इस पूरी खौफनाक यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आना भी बाकी था। ये तब हुआ जब वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर मलिंडी नाम के बंदरगाह पहुंचे। वहां वास्को डी गामा की मुलाकात एक बेहद अनुभवी भारतीय नाविक से हुई। दोस्तों, उस नाविक के पास सितारों की स्थिति और मानसून की जटिल हवाओं का ऐसा सजीव ज्ञान था जिसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। सच तो यह है कि इसी स्थानीय विशेषज्ञता और उस भारतीय नाविक की मदद ने उन्हें उस अनजान और खतरनाक हिंद महासागर को पार करने में सबसे बड़ी मदद की। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 20 मई 1498। महीनों से मौत और सड़ांत को झेलने वाले उन पुर्तगाली नाविकों को हवा के एक तेज झोंके के साथ चंदन, इलायची और काली मिर्च की दिव्य खुशबू महसूस हुई। आप उस राहत, उस खुशी और उस आश्चर्य का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वे अंततः भारत के पश्चिमी तट यानी केरल के कालीकट पहुंच चुके थे। आखिरकार वो उस महानगर में थे जिसके लिए उन्होंने मौत के समंदर को पार किया था।
लेकिन यहां जो नजारा था वो बहुत ही हैरान करने वाला था। कालीकट के शक्तिशाली राजा ज़ैमोरिन और वास्को डी गामा की पहली मुलाकात की तुलना करेंगे तो आपको सच में हंसी आ जाएगी। एक तरफ थे राजा ज़ैमोरिन, जो ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे थे, हीरों, सोने की मोटी जंजीरों और पेशकीमती गहनों से लदे हुए। और दूसरी तरफ था वास्को डी गामा, जिसने महीनों से नहाया तक नहीं था, कपड़े फटे पुराने थे। और वो अपने साथ उपहार में क्या लाया था? कुछ सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद। ये तुलना अपने आप में चीख चीख कर बताती है कि यूरोप के मुकाबले उस समय भारत कितनी बड़ी स्वर्ण नगरी था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े आर्थिक झटके पर, मुनाफा। जब वास्को डी गामा उत्तम मसालों से अपने जहाजों को भरकर वापस लिस्बन लौटा तो उसने इतिहास का सबसे बड़ा खजाना वहां उतारा। आप यकीन नहीं मानेंगे, यात्रा का सारा खर्च, नाविकों का वेतन और टूटे जहाजों का भारी नुकसान काटने के बाद भी उसे उस एक खेप से 64 गुना शुद्ध मुनाफा हुआ। 64 गुना! और इसी एक आंकड़े ने, इसी मुनाफे ने वैश्विक इतिहास को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। पुर्तगाल की इस रातों रात हुई अमीरी की खबर पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। स्रोत बताते हैं कि इसके तुरंत बाद भारत पहुंचने की एक हिंसक यूरोपीय होड़ मच गई। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, उसके बाद फ्रांसीसी और अंत में पहुंचे ब्रिटिश। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक सफेदपोश भेड़िया या व्हाइट कॉलर वुल्फ के रूप में वर्णित किया गया है, और आगे जो हुआ वो इसी बात को साबित करता है। इस पूरी कहानी की सबसे दर्दनाक सच्चाई यही है कि जो यात्रा शुरुआत में सिर्फ व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द सशस्त्र किलों, नौसैनिक प्रभुत्व और क्रूर औपनिवेशिक शोषण में बदल गई। स्रोत के अनुसार जिन पुर्तगालियों का राजा ज़ैमोरिन ने अपनी महान परंपरा के चलते अतिथि मानकर स्वागत किया था, बाद में उन्हीं यूरोपीय ताकतों ने तोपें तान दी। व्यापार के नाम पर लूट का एक ऐसा भयानक दौर शुरू हुआ जिसने भारत के माथे पर सदियों के उपनिवेशवाद का कलंक थोप दिया। अगर हम इतिहास के इस बड़े पन्ने को देखें तो जुलाई 1497 में लिस्बन से शुरू हुई एक खौफनाक यात्रा ने मई 1498 में भारत के लिए अकल्पनीय शोषण के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक अजेय आत्मा है। सदियों के घोर अंधकार और भयानक शोषण के बावजूद 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंततः उपनिवेशवाद की उन बेड़ियों को तोड़ डाला और अपनी स्वतंत्रता को फिर से हासिल कर लिया। तो अंत में आज के इस पूरे विश्लेषण का सारांश बस एक ही सवाल में छिपा है, क्या एक सोने की चिड़िया को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद किया जा सकता है? वास्को डी गामा की उस समुद्री यात्रा ने शायद भारत को कुछ सदियों के लिए पिंजरे में जरूर डाल दिया था, लेकिन इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि किसी भी महान सभ्यता की उड़ान को स्थायी रूप से रोका नहीं जा सकता। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। हमेशा सीखते रहें और इतिहास के प्रति अपनी ये जिज्ञासा ऐसे ही बनाए रखें।